गुरुत्वाकर्षण से हमें देखना है और ये कुछ फ्री वाली क्लासेस मिल रही है आपको लूसेंट की। बाकी आपको यदि कंप्लीट लूसेंट कवर करनी हो तो आप विज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ अधिकांश भाग कवर हो चुका है, बस हम अंतिम पड़ाव में है। तो ये तो एक डेमो के तौर पे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो क्वेश्चन आंसर एनालिसिस भी होता है कि कौन से PYQ आए थे, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यदि चाहे तो विज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक्सेस ले सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखते हैं तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है। इसमें भी क्या याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन महोदय ने दिया। तो ये कहता है कि नहीं, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई भी दो पिंड है M1 M2, ये दो पिंड है, उनके बीच जो भी आकर्षण बल लग रहा है ये इनके जो द्रव्यमान है उनका जो गुणनफल है उसके अनुक्रमानुपाती रहेगा, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। यह एग्जाम्पल दिया है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान M1 M2 है, उनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g क्या है, एक नियतांक है। इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद नोट दिया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। तो इसका प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। कब, 1788 में। गुरुत्व क्या है, क्या परिभाषा होंगी गुरुत्व की, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, यदि मेंस में बनता है तो गुरुत्व क्या है, तो जो न्यूटन है उसका गुरुत्वाकर्षण नियम है, उसके अनुसार ये कहता है कि दो पिंड है उनके बीच जो आकर्षण बल काम करता है, इनमें से एक पिंड पृथ्वी है तो इस आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व। दो पिंड है उसमें से यदि एक पिंड पृथ्वी है तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व बोला जाएगा, ठीक। उसके बाद में गुरुत्वजनित त्वरण का संकेत क्या है, जी है। मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वजनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु का रूप कैसा है, वो उसका आकार कैसा है, आयताकार है, गोल है या फिर त्रिभुजाकार है, या उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इस पर गुरुत्वजनित त्वरण निर्भर नहीं करता। तो किन किन मानों पर निर्भर करता है, कैसे गुरुत्व में परिवर्तन होता है गुरुत्वीय जनित त्वरण में, देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। यदि आप ये पृथ्वी की सरफेस है, इससे ऊपर जा रहे या नीचे जा रहे तो मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। कैसे याद रखोगे, केंद्र को इस तरह डॉट से दिखाओ, डॉट मतलब 0 तो 0 होगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होगा, ध्रुव पर मतलब पोल पर, ठीक है। पृथ्वी के जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहां पर जो है इसका मान सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। यदि आप पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दे और तेजी से घूमने लगे या फिर कम कर दे, इन दोनों से भी जो ध्रुव है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा जो इक्वेटर है उस पर जी का मान न्यूनतम होगा, और केंद्र पर क्या पड़ा था, केंद्र पर 0 पड़ा था। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्रुवों की बात की है कि पृथ्वी की यदि घूर्णन गति आप बढ़ा देते या घटा देते तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता। पृथ्वी की गति से ध्रुवों पर मान नहीं बदलता है गुरुत्वीय त्वरण का, लेकिन इन्होंने बोला है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। ये जो विषुवत रेखा है, यदि गति बढ़ गई, पृथ्वी की बहुत तेजी से घूमने लगी तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है, फिर यही अपोजिट हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय
त्वरण समान हो जाएगा। आपने पृथ्वी की घूर्णन गति रोक दी, तो जो जी का गुरुत्वीय त्वरण है फिर वो समान हो जाएगा। नोट दिया हुआ है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से लेकर 84 मिनट तक हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों में वृद्धि हो जाएगी। लिफ्ट में पिंड का भार, ये बहुत ही दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटना है। इसके बारे में आपको बिल्कुल आपने अनुभव किया होगा, लेकिन किताबी भाषा में और जो वैज्ञानिकों ने जो भी प्रस्तुतिकरण दिया है, उस संदर्भ में सारे तथ्य पता होने चाहिए। जैसे जब लिफ्ट ऊपर जाती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। पिंड मतलब आप इंसान भी हो सकते हैं। लिफ्ट नीचे आ रही है, तो लिफ्ट में जब आप होते हैं, तो वस्तु या पिंड का भार क्या घटा हुआ प्रतीत होता है, हल्का। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक समान क्या होना चाहिए, वेग। वेग की जगह आपको त्वरण दे देंगे, दूरी बता देंगे, वेग याद रखना। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो हम मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है, और इसे क्या कहते हैं, भारहीनता। ये क्या भारहीनता की स्थिति होती है। किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि लिफ्ट नीचे आ रही हो और लिफ्ट की डोरी टूट गई? हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था। वो एक बहुत खतरनाक वाला एक्सपीरियंस था। चलिए, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। नीचे उतरते समय त्वरण की बात की, ठीक है, त्वरण उसमें गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तो यदि उस लिफ्ट का जो त्वरण है ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से अधिक है, तो क्या होगा, लिफ्ट में जो भी पिंड है, जो भी व्यक्ति खड़ा है, उसकी फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। याद रखना, निर्वात की बात की है। गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, इन्होंने निष्कर्ष दिया कि निर्वात की बात की है। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है। त्वरण कैसा रहता है, समान, और एक ही इस समय में क्या है, जमीन पर पहुंचती है। मतलब यदि आप दो वस्तुओं को फेंकते ऊपर से निर्वात में, तो समान त्वरण के साथ गिरेगी और एक ही समय में जमीन पर पहुंचेगी, लेकिन निर्वात होना चाहिए। जी और जी में क्या संबंध है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो और त्रिज्या r हो, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, gm अपॉन r स्क्वायर। gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। जी के मान में प्रतिशत बदलाव, r का घात r में प्रतिशत बदलाव, सूत्र दिए हुए, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल यहाँ सिद्ध नहीं करना है हमको, मेंस में कभी पूछ ले तो बात अलग है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, g अपॉन 6 होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर दिया है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को प्रकट करता है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलती। यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है पूरे ब्रह्मांड में वही द्रव्यमान रहेगा, कहीं नहीं बदलेगा। भार क्या है, किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला बल है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान जगह के अनुसार बदलता रहता है। भार क्या है, उस पर लगने वाला बल है भार। भार का मान क्या होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, क्योंकि जो जी का मान है जगह के अनुसार बदलते रहता है, जबकि द्रव्यमान है पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा रहेगा। द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। दोनों में अंतर स्पष्ट। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा रहेगा, भार क्या है, भार अलग अलग जगह पर अलग अलग रहेगा, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसका मान अलग अलग जगह पर अलग होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है।
द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है और भार का SI मात्रक न्यूटन है। नोट दिया हुआ है, अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार 0 होता है। अंतरिक्ष यान की बात कर ले या फिर जो निर्वात है, उसमें कोई भी वस्तु, उसका भार क्या होगा? 0। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। प्रत्येक ग्रह का क्या होता है? क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में एक भी चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं या टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t² ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन r3 के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः t² प्रोपोर्शनल टू r3। सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होगा। ये सूर्य है, यदि इस दूरी पर स्थित कोई ग्रह है, जब सूर्य के चक्कर लगाएगा तो परिक्रमण काल अधिक होगा, परंतु यहाँ समीप कोई ग्रह है, बिल्कुल इसका परिक्रमण काल कम होगा। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह जो बुध है, उसका परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह जो वरुण है, वो 165 वर्षों में जाकर कहीं सूर्य का एक बार चक्कर लगा पाता है और बुध सबसे पास में 88 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। IAU ने यम कौन सा? प्लूटो, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण, और अभी 8 ही ग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। सीधा सीधा प्रश्न है, और ये प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है पृथ्वी का। ये जो उपग्रह वगैरह यूनिट नंबर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, इसीलिए यही अच्छे से पढ़ लीजिए। उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है? मान लिया जाए कि m द्रव्यमान r त्रिज्या का एक समांगी गोला है जिसके चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का उपग्रह कक्षीय वेग v0 से घूम रहा है। तो v0, ये पूरा सूत्र दिया हुआ है, समीकरण, ठीक है। यहाँ सिद्ध नहीं करना है हमें कुछ भी। नोट दिया हुआ है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का सूत्र है कक्षा की परिधि बटे कक्षीय वेग। उसके बाद उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 2 बिंदु याद रखने, उपग्रह जितना दूर होगा बिल्कुल एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा, परंतु उसके द्रव्यमान से उसका कोई लेना देना नहीं है, यदि समय अधिक लग रहा है या कम लग रहा है तो। नोट दिया हुआ है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। बहुत निकट जो यदि उपग्रह है पृथ्वी का, तो इतने समय में परिक्रमण कर लेता है। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? वैसे उपग्रह जो पृथ्वी की नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और आवर्तकाल 84 मिनट होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी की कक्षा के बहुत ही नजदीक होते हैं। इनका कक्षीय वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनका कक्षीय वेग रहेगा और आवर्तकाल 84 मिनट का। भूस्थायी उपग्रह क्या है? ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर और कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। ये उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपस्थित उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने दी थी? आर्थर सी क्लार्क ने दी थी। पलायन वेग का मान पूछा जा सकता है प्रश्न में, जो 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता।
पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दोनों मान याद होना चाहिए। पृथ्वी की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा की बात करें तो 2.35, बहुत कम है पृथ्वी की तुलना में, ये पलायन वेग है। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग, पृथ्वी तल से पलायन, ये सारा कोई अभी फिलहाल काम का नहीं है। ये याद रखिए, पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो इसीलिए वो पलायन नहीं की या उसको अधिक वेग से फेंकना पड़ा, और दूसरा प्रक्षेपण कोण की हमने इस कोण पर फेंका था, तो ये सब बातें वहां लागू नहीं होगी। जो भी पलायन वेग है उसका मान इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है। जो दाब है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।